प्रादेशिक जो विस्तार है वो किस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था कि भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, भारत में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, प्रायद्वीप भारत के पठार। अब प्रायद्वीप भारत कौन सा है? प्रायद्वीप भारत का मतलब है दक्षिण भारत। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब है कि जो ऐसा लैंड जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तीन तरफ क्या हो उसके? पानी हो। अब दक्षिण भारत की बात करूं तो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, जैसे इतना बेसिक पता ही होता है, लेकिन फिर भी बता दूं मैं, यहाँ पर क्या है? हमारा पानी है, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। पूरब में भारत के बंगाल की खाड़ी, नीचे दक्षिण की बात करूं तो क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। और पश्चिम में बात करूं तो है अरब सागर, अरब सागर। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और आज देखिएगा, हमने कहा प्रायद्वीप भारत के पठार, यानी कि जो दक्षिण भारत है उसके पठार, प्लेटू। अब पठार से बात आती है, पठार का एक्चुअली मीनिंग क्या है? पठार क्या होते हैं दोस्तों? पठार क्या है? पर्वतों की तरह ही होते हैं, और जो पठारों की उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलता है उसके जमाव के कारण होती है पठारों की उत्पत्ति। क्लियर है? और इसी के साथ जो पठार है वो भी पर्वतों की तरह है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है पर्वतों और पठार में। जो हमारे पर्वत होते हैं उसकी क्या होती है? पीक होती है, कोई चोटी होती है ऊंची, या मैं कहूं वो ज्यादा ऊंचे होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पठार है, हमारे प्लेटू है, वो क्या है? उसकी जो ऊंचाई है वो सपाट होती है, समतल होते हैं। इस तरह से जो हमारे ये पठार इस तरह से समतल होंगे, ऊंचाई तो होगी लेकिन कोई पीक नहीं होगी उसकी। क्लियर है? ऊपर से ये क्या होंगे? सपाट होंगे, समतल होते हैं। क्लियर है? और जो पर्वत है वो क्या है? इस तरह से उसकी कोई ना कोई पीक होती है, चोटी होती है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। पर्वतों को प्रदेशों में बांटकर पढ़ा, हर एक में क्या था? जितने भी प्रदेशों में पढ़े हर एक की कोई ना कोई पीक थी, चोटी थी। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो इसका ऊंचाई होती है वो क्या है? समतल होती है, या फिर क्या होती है? सपाट होती है, बिल्कुल। क्लियर है? मैदानी होती है। और इसमें पठार की बात करें हम लोग, पठार में क्या है? ये जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार है ये त्रिभुजाकार के हैं, याद रखिएगा, त्रिभुजाकार। देखिए जो जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही बता रही हूँ। त्रिभुजाकार के है। क्लियर है? और इनकी उत्पत्ति याद रखिएगा किससे? ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाले लावा से होती है, कि लावा से इसकी उत्पत्ति होती है। क्लियर है? ये समझ आया? प्रायद्वीप भारत के पठार का मतलब क्या है? दक्षिण भारत में जितने भी पठार है, पठार का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होती है, लेकिन जो इसका तल है वो समतल होता है, मैदानी होता है, तो इसलिए इनको पठार कहा जाता है। और इनकी उत्पत्ति किससे होती है? ज्वालामुखी के विस्फोट से, जो होने के बाद जो लावा निकलता है, मलबा सा निकलता है, उसके जमाव के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। और जो इनकी आकृति है, जितने भी हमारे प्रायद्वीपीय पठार हैं ज्यादातर क्या है? ये त्रिभुजा आकार के हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से भारतीय प्रायद्वीप पठार हैं।
सबसे पहला जो पृथ्वी पठार है उसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा मालवा का पठार। सबसे पहला जो पठार है ये है मालवा का पठार। मालवा का पठार, क्लियर है। और अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं कहां पर है ये है, चलिए तो देखो मध्य भारत में ही आता है। इसकी पोजीशन यहाँ पर राजस्थान से नीचे थोड़ा सा, ओके। ये यहाँ पर हमारा मालवा का पठार पड़ता है। और इसकी जो विस्तार है वो किस तरह से, बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अब आपको इस पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में, विस्तार के बारे में पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। ये जो हमारा मालवा का पठार है ये क्या है, इसकी जो उत्तरी सीमा है यहाँ पर, उत्तरी सीमा क्या है, यहाँ पर जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनसे लगती है, क्लियर है। और पूर्व में बात करूं तो यहाँ पर बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो पठार है एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, वहां पर ये बुंदेलखंड क्या है, इसकी पूर्वी सीमा है। और दक्षिण में क्या है, विंध्याचल की पहाड़ियां जो इसकी क्या है, दक्षिणी सीमा निर्धारित करते हैं। ओके, क्लियर है। दोबारा से सुन लीजिए, जो उत्तरी सीमा है वो अरावली की पहाड़ियां हैं, निर्धारित करती हैं। पूर्व में क्या पड़ता है, इसके पूर्व में है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की, जो बुंदेलखंड का पठार है वो इसकी सीमा निर्धारित करता है। और दक्षिण में क्या है, विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां। और अगर मैं राज्य की बात करूं तो ये क्या है, राजस्थान में, राजस्थान के जो साउथ, दक्षिणी, पूर्व में सीमा पड़ता है, ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में पड़ता है। और मध्य प्रदेश के क्या है, पश्चिम में पड़ता है, जो हमारा मालवा का पठार है। क्लियर है ये पॉइंट बेसिक, इसके बारे में थोड़ा बहुत सुन लीजिए बस, जब आएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती रहूंगी। ये थोड़ा सा इसका विस्तार है कि कहां से कहां तक ये पढ़ते हैं हमारे मालवा का पठार। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो मालवा का पठार है इसकी जो उत्पत्ति है, जो इसका नामकरण है, मालवा एक जाति थी, प्रजाति थी, उसके नाम पे पढ़ा गया। मालवा प्रजाति में क्या थे, ज्यादातर पंजाब के राजपूत लोग आते थे। और उनके बारे में, इस मालवा के बारे में क्या है, 4वीं सदी में बताया गया है। इनके बारे में ये कहा था कि सिकंदर से जो इनकी सेना थी, जो इनका समुदाय था, वो सिकंदर की सेना से पराजित हुआ था। पराजित होने के बाद फिर ये क्या है, नीचे साउथ में अलग अलग जगह पर रहने लग गए थे। तो इनकी जो डिटेल्स है या इनके बारे में जो व्याख्या, वर्णन किया गया है वो 4वीं शताब्दी में किया गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है जो आपको नॉर्मली याद रखना है। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो इसकी चट्टानें हैं वो बेसाल्ट चट्टानें हैं। ओके। और सेकंड जो इसकी मिट्टी है वो क्या है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी या फिर रेगुर, जो कि कपास के लिए काफी लाभदायक होती है। और उसके साथ साथ गेहूं के लिए, चने की फसल के लिए, ज्वार के लिए भी काफी लाभदायक होती है। और इसकी खास मेन पॉइंट ये है, इसमें खास बात ये है मालवा के पठार की, यहाँ से जो इसके पूर्व और पश्चिम में 2 अपवहन तंत्र है, यानी कि नदियां बहती हैं। तो वो कौन कौन सी है, इसके पूर्व में और पश्चिम में 2 अपवहन तंत्र है इसके। अपवहन तंत्र, तो पहला है इधर, यानी कि कुछ इससे नदियां निकल रही हैं, वो कहां पर गिर रही है, अरब सागर में। और कुछ नदियां बहकर कहां पे जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से जो नदियों से
पानी आ रहा है उससे क्या है, खेतों की अच्छी सिंचाई हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसके काफी बेनिफिट होता है लोगों को कृषि के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो इधर पूरा पश्चिम में जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, नर्मदा, तापी और माही। ये नदियां कहाँ, इधर अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर में गिरती है यानी कि पश्चिम में, और इधर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्व में। और ये कौन कौन सी है, मेन जो इसकी जो नदी है वो है चंबल, ठीक है, चंबल और बेतवा, और खेम भी है जो आगे जाकर किसमें, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही नदियां यमुना में मिल जाती हैं, और यमुना नदी एट द एंड कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, क्लियर है। और जो इनका बहाव होता है ज्यादातर क्या है, ये जितने भी पठार हैं इनका विस्तार का ज्यादा झुकाव विस्तार किस तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है, यानी कि ढलान है इधर तो से पूर्व की तरफ है। और यहाँ पे आपको पता है अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियां, और वहां से आपको क्या नर्मदा और तापी मिलती है, जो कि कहाँ पर, ये क्या है, पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन जितनी भी हमारी जो भारत की नदियां हैं ये कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्व की तरफ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ओके, ये फैक्ट्स है किसके, मालवा के पठार के लिए। इसी के साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उत्तर में पड़ता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार पड़ता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के, ये एमपी के नॉर्थ में पड़ता है ज्यादातर, और इसी के साथ बघेलखंड का पठार है, जो कि बघेलखंड का पठार, क्लियर है। और बघेलखंड का पठार कहाँ पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश के पूर्व दक्षिण पूर्व में पड़ता है। नेक्स्ट है, इसके साथ पड़ते दोस्तों हमारे जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार। ये आप थोड़ी सी पोजीशन इनकी जरूर याद रखें, बुंदेलखंड और बघेलखंड ये पढ़ते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड की थोड़ी सी पोजीशन याद रखनी है। ये हमारे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार। क्लियर है। यहाँ पर मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा सा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, यहाँ पर बुंदेलखंड और इसके साथ में बघेलखंड। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार, यहां से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है ये इस तरह से, ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये, इसके बारे में खासियत है कि यहाँ सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे छोटा नागपुर का पठार, इसका ज्यादातर हिस्सा फ्रेंड्स झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर पठार का। और इसी के साथ यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, खनिज पाया जाता है, सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। और उसी के साथ यहाँ पर दामोदर घाटी जो सबसे पहली परियोजना थी यहीं पर लगाई गई थी, और काफी जो सबसे पहली परियोजनाएं थी या बड़ी बड़ी कंपनियां थी
तो वहाँ यहीं पर सेटअप उनका किया गया था। कुछ हिस्सा इसका उड़ीसा में भी पड़ता है और एज वेल एज थोड़ा बहुत झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, लेकिन ज्यादातर क्या हम लोग झारखंड के बारे में, ज्यादा हिस्सा इसका कहाँ पर, छोटा नागपुर के पठार का झारखंड में पड़ता है। और इसी के साथ यहाँ पर काफी जो सबसे बड़ा भारत नंबर 1 पे है किसमें, माइका के उत्पादन में, यानी कि अभ्रक के उत्पादन में। और यहीं पर पड़ता है कोडरमा, जहां से सबसे ज्यादा भारत का या विश्व का कहूँ 90% 90% जो अभ्रक है वो प्राप्त किया जाता है, तो इसीलिए ये काफी खास हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम, ये मध्य भारत हम कह सकते हैं, नीचे हमारा जो दक्षिण भारत आ जाएगा, यानी कि प्रायद्वीप आ जाएगा, तो ये भी पठार है कुछ। और इसके बाद यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां भी पड़ती हैं, छोटा नागपुर के पठार में काफी फेमस रहती हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इधर, तो यहाँ पर हमारे क्या, शिलांग का पठार मिलता है। किसका? शिलांग का पठार। शिलांग का पठार, शिलांग का पठार कहते हैं कि इसी का हिस्सा था छोटा नागपुर पठार का। तो ये क्या है, अब कोई चीज है जब बन रही है तो वो बढ़ती जाती है, लेकिन जब वो बनना बंद कर देती है, प्रकृति का नियम है, तो वो क्या है, अपने आप धीरे धीरे नष्ट होना, खत्म होना शुरू हो जाती है। जैसे मैं अरावली की बात करूं तो अरावली की पहाड़ियां पहले क्या सबसे ऊंची पहाड़ियां मानी जाती थी, ये जो है अब यहाँ पे ऊंची पहाड़ियां मानी जाती थी, और यहाँ पे कहते बर्फ भी पड़ती थी पहले अरावली की पहाड़ियों में। लेकिन अब क्या है, बहुत जो ऊंचाई है वो बहुत कम हो चुकी है, यानी कि वो टूट के ना बिखरते जा रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे प्लेटू है, पठार है, वो भी क्या है, टूट कर क्या है, थोड़े कम होते जा रहे हैं, सपाट होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से ये छोटा नागपुर की पहाड़ियों से टूट कर इस तरह से इधर क्या है, ये खिसक गया हमारा शिलांग। शिलांग का पठार कहाँ पड़ता है? मेघालय में, ठीक है। और शिलांग क्या है, मेघालय की राजधानी भी है। और यहाँ पर मेनली आपकी क्या 3 पहाड़ियां पड़ती हैं जो काफी फेमस रहती हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ये आपके काफी फेमस रहती हैं, ये जो पहाड़ियां हैं। क्लियर है? और उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जो प्रायद्वीप भारत का सबसे विशाल पठार है, वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इसको प्रायद्वीप भारत का विशाल, सबसे विशाल पठार कहा जाता है। ये कुछ इस तरह से, ये पूरे इस तरह से फैला हुआ है जो दक्कन का पठार है। और इसकी आकृति भी कई बार पूछ ली जाती है। भारत के जो जितने भी पठार हैं उनकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। इसको जो दक्कन का पठार है, प्रायद्वीप भारत का सबसे विशाल पठार कहा जाता है, सबसे बड़ा पठार है। और इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। और इसका जो चट्टान है, यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण किया गया है, सबसे पुराना माना जाता है इसको, दक्कन के पठार को। ये जो हमारा दक्कन का पठार है, इसको विभाजित कर दिया गया है। और दक्कन के पठार हमारा जो क्या है, प्रायद्वीप भारत का विशाल पठार कहलाता है, सबसे बड़ा पठार कहलाता है। और इसकी जो उत्पत्ति है कहा जाता है कि क्रेटेशियस युग के 50-60 मिलियन वर्षों से भी पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसी के साथ, और यहाँ पे ये क्या है, ये भी आपका ज्वालामुखी के मलबे से बना हुआ है। और यहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। और इसी के साथ अब इसका विभाजन कर दिया गया है। देखिए किन किन में जो हमारा दक्कन का पठार है, इसका विभाजन कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया इसको। पहला है महाराष्ट्र के पठार, पहला है महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। सेकंड है का तेलंगाना या फिर कर्नाटक का तेलंगाना या फिर
आंध्रा का पठार। नेक्स्ट है तेलंगाना या फिर आंध्रा के पठार के बाद है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। फिर देन आता है हमारा तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु का पठार। और यहाँ पे इसके अगर मैं उत्तरी सीमा की बात करूं तो उत्तरी सीमा है दोस्तों जो पहाड़ियां पड़ती है हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां। पश्चिमी तट की बात करूं या सीमा की बात करूं तो पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। और पूर्वी सीमा क्या है, पूर्वी घाट। क्लियर है। और ये क्या है, हमारा तटीय मैदान है। पता है एक्चुअली क्या होता है कि ये पहले यहाँ पर ये पूरा के पूरा भारत में क्या था, यहाँ पर सारा के सारा क्या था, यहाँ प्लेटो था यानी कि पठार था। लेकिन यहाँ से मैंने बताया आपको कुछ नदियां निकलती हैं जैसे गोदावरी होगी, और यहाँ से तो मैंने मालवा के पठार से तो बताया ही था, नर्मदा, तापी, इधर बेतवा होगी, चंबल नदी होगी, गोदावरी है, कृष्णा है, काफी नदियां जो दक्षिण भारत से निकलती हैं वो क्या है, इन पठारों से होकर निकलती हैं। और जहां से भी नदी निकल रही है वो क्या करती है कि इनको ब्रेक डाउन करती चली जाती है, तोड़ते हुए चली जाती है। और इनका जितना भी बहाव है वो ज्यादातर क्या है, उत्तरी पूर्व की तरफ है। इसलिए पश्चिमी सीमा की तरफ यानी कि अरब सागर में सिर्फ नर्मदा, तापी और माही नदी गिरती है। अदरवाइज पश्चिमी साइड में अदरवाइज जितनी भी हमारे भारत की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में यानी कि भारत के पूर्वी छोर की तरफ बहती हैं यानी कि गिरती हैं। और इसी के साथ ये जो नदियां बहती हैं ये क्या करती हैं, कुछ हद तक बहाकर क्या है अपने साथ इनको तोड़ती हुई चली जाती हैं, पत्थरों को तोड़ती हुई चली जाती हैं। और इसी के साथ ये क्या है, वो अपने साथ कुछ मिट्टी, गारा, कुछ पत्थर वगैरह बहाकर लाती हैं, जिससे क्या है कि ये क्या है, यहाँ पर इस तरह से कुछ नदियां इधर कुछ इधर, तो नदियों से लाई गई जो मिट्टी, गार है, पत्थर है, उनका जमाव होता गया। और जो समुद्र की सीमा है, यहाँ पर समुद्र की जो सीमा थी वो अपने आप पीछे जाती थी। तो यहाँ पर एक है, तो जब हम पढ़ेंगे मैदानों के बारे में तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर पूर्वी घाट का निर्माण हुआ, इसी तरह पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। क्लियर है। और ज्यादातर नदियां हमारे पूर्व की तरफ बहती हैं, गिरती हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये जो पूर्वी घाट है ये क्या है, थोड़ा कटा फटा सा है नदियों के बहाव से। और जो पश्चिमी घाट है वो क्या आपको प्लेन्स पहाड़ दिखाई देता है, प्लेन देख सकते हो आप। और यहाँ पर देखिए पूर्वी घाट में ये कटी फटी सही है क्योंकि यहाँ पर नदियों का बहाव है, क्लियर है, ज्यादा है। और ये थे हमारे जो दक्कन के पठार, सबसे बड़ा पठार है। क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और मेनली क्या आप इनकी थोड़ी सी पोजीशन जरूर याद रखें। ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ से जो नदियां हैं वो हम नदियों के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र का पठार है, वहां से नासिक, वहां के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। और भी काफी जितनी भी नदियां हम नदियों के चैप्टर में ही उनको डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। और इसी के साथ हमारे जो ये दक्षिण भारत के या प्रायद्वीपीय भारत के ये क्या है, पठार है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि भारत में जो मैदानी क्षेत्र है। क्लियर है। और उसी के साथ बाद में हम लोग मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के में द्वीप समूह है कितने हैं, कहाँ पर है, और उनके जो पृथक चैनल है यानी कि जो उनकी सीमाएं हैं उनके बारे में और जो डिटेल है यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट डिटेल होगी वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये थे हमारे प्रायद्वीप भारत के पठार। और इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। देखिएगा
आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि प्रारंभिक पठार से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी पठार, 2 लक्षद्वीप समूह, 3 पश्चिमी घाट या 4 हिमालय। ये जो क्वेश्चन है, जब तक मैं क्वेश्चन बताती हूँ आप आंसर अपना लॉक कीजिएगा, अज्यूम कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी प्लस 2 लेवल का स्टेनोग्राफर में पूछा गया था 2016 में, और आई थिंक ऑप्शन यानी कि राइट आंसर आपने अज्यूम कर लिया होगा। भारत में क्या है, ज्वालामुखी के विस्फोटों से किसका निर्माण होता है भाई? अभी आपने पढ़ा था किसका होता है, प्रायद्वीपीय या दक्षिणी पठारों का निर्माण होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? ऑप्शन नंबर 1 मालवा, 2 छोटानागपुर, 3 रांची और 4 हजारीबाग। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया है। और क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, क्वेश्चन क्या था कि वह पठार बताना है कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ बहने वाली जल निकासी प्रणाली है। तो ये भी आप कर चुके हो, कौन सा है हमारा जो है मालवा का पठार सबसे पहला। क्लियर है? नदियां भी आपने की थी, अरब सागर में कुछ गिरती है, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है? तो जो मालवा का पठार है इसमें क्या है, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ ही जल निकास प्रणाली है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार क्या है? भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 वृत्ताकार, 2 चतुष्कोण, 3 और 4 कोई विकल्प सही नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 2017 में पूछा जा चुका है। और देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, ये आप कर चुके हो कि जो भारतीय प्रायद्वीप पठार है या दक्षिण भारत के जो पठार है उनका आकार किस तरह से त्रिकोणाकार के हैं, त्रिभुजाकार है या फिर त्रिकोणाकार के हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बनता है। ओके फ्रेंड्स, सो आज की हमारी जो क्लास थी प्रायद्वीप भारत के जो पठार थे वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, और इसके साथ बनने वाले कुछ क्वेश्चन भी देख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर एक लेक्चर की, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, एंड थैंक यू वंस अगेन।